Morning students, in previous class I taught you अलंकार. Okay, today we will continue this topic. ठीक है, हम वो लास्ट जो आपका वीडियो था, जो प्रीवियस जो आपका वीडियो था, उसमें मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया कि अलंकार क्या होते हैं. अलंकार क्या होते हैं? जो काव्य में को क्या करे, एक चमत्कार उत्पन्न करे, उसमें एक चमत्कृत काव्य उत्पन्न करे. या जैसे आभूषण होते हैं, जैसे गहने होते हैं, औरत के लिए जितने आभूषण और गहने या सजावट जरूरी होती है, उसी तरह काव्य में क्या इसकी जरूरत होती है, अलंकारों की जरूरत होती है. फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अलंकार के 2 टाइप होते हैं, अर्थालंकार एंड शब्दालंकार. ठीक है, और फिर अर्थालंकार के भी उन्होंने क्या किए हैं, 4 टाइप्स किए हैं, और शब्दालंकार के भी उसने ये जो काव्य ने टाइप्स बताए हुए हैं. अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार थे? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार. शब्दालंकार के 3 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था, कौन कौन से अलंकार के बारे में पढ़ा? अनुप्रास अलंकार के बारे में, ओके, और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार. प्रीवियस वीडियो में हमने इन 4 अलंकार की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में रीड किया था. ओके, अब टुडे हम रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार, इन अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल, इनके बारे में पढ़ेंगे. ये तीनों ही अलंकार कौन से हैं? अर्थालंकार. और उपमा अलंकार भी किसी का पार्ट है? अर्थालंकार का पार्ट है. ठीक है, तो हम इस वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है अर्थालंकार में रूपक अलंकार. पहले मैं आपको वर्बली रूपक अलंकार की डेफिनेशन बताती हूँ, फिर बोर्ड पे राइट करूँगी, आप अपनी नोटबुक में राइट करते जाना. रूपक अलंकार क्या होते हैं? रूपक अलंकार वे अलंकार होते हैं जो वाक्यों में समानता के कारण एक रूपता का आभास करवाए, उन्हें क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं. ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? समानता के कारण, समानता के कारण एक रूपता का, समानता के कारण एक रूपता का आभास हो, उसे आभास हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं. उसे रूपक अलंकार कहते हैं. जैसे, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चरण कमल बंदो हरियाई. चरण कमल बंदो हरियाई. ठीक है, अब इसमें क्या बताया? चरण कमल बंदो हरि राई. चरणों को किसके समान बताया गया है? कमल के समान कोमल बताया गया है. ठीक है, यानी समानता का मतलब समानता के कारण एक रूपता का आभास हुआ है उसमें, और उनको बताया है कि ये दोनों क्या हैं? एक रूप है इनके, यानी चरणों के और कमलों के. ठीक है, यानी एक तरह से ऐसे हो जाता है, इसको आप ऐसे भी बोलते हो कि जो चीज़ ऐसा हो नहीं सकता, उसमें क्या किया जाता है? अभेद स्थापित किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? रूपक अलंकार बोलते हैं. मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको इसका. सोहत ओढ़े पीठ पर, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाथ, श्याम सलोने
ये एग्जाम्पल इसका नहीं है। तो चरण कमल बंदो हरि राई, ये किसका इसमें क्या हो गया, चरणों को कमलों के समान बताया गया है, इसलिए इसमें क्या हो गया, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेकंड है, नेक्स्ट जो आपका सेकंड है वो है अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में यानी इस अलंकार की पहचान के लिए कुछ संभावना शब्द होते हैं जिनसे आप क्या करोगे, इजीली क्या समझ लोगे कि ये जो काव्य की जो पंक्तियां दी गई है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो वो संभावना शब्द कौन कौन से होते हैं आप उनको भी नोट कर सकते हो, जैसे मनहु, जनु, ज्यों, जनहु, मानो आदि। ये क्या हो गए, संभावना शब्द हो गए। ये जो संभावना शब्द हैं इनसे आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन शब्दों को क्या बोलते हैं, संभावना शब्द बोलते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताती हूँ। जो मैंने अभी बाय मिस्टेक जो एग्जाम्पल लिखा था वो इसका एग्जाम्पल है, कौन सा, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पड़ो प्रभात। अभी जैसे मैंने आपको रूपक अलंकार के बारे में बताया, अब इन पंक्तियों के अंदर रूपक अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है इनके अंदर, क्योंकि इसमें संभावना शब्द आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें रूपक अलंकार भी था, इसीलिए मैंने उस जगह न लिख के आपको यहाँ पे इसको क्लियर कर रही हूँ कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, कि श्याम जो श्री कृष्ण है वो कैसे काले रंग के हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसा पीला वस्त्र धारण कर रखा है। वो पीला वस्त्र धारण किए हुए जो कृष्ण है वो कैसे लग रहे हैं, जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर क्या हो रहा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो गिरता है तब वो पीले रंग का नजर आता है, उस तरह से श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, वो मतलब समानता व्यक्त की है। नीलमणि शैल पे जब सूर्य का प्रकाश गिरता है उस समय जो उसका सौंदर्य होता है वैसा सौंदर्य श्री कृष्ण का पीले वस्त्र पहनने के बाद में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये उसमें क्या हो गया, रूपक अलंकार भी होता है क्योंकि ये अभेद स्थापित कर रहा है। लेकिन ये जो शब्द हैं, ये शब्द के कारण इसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ इसका, आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है।
ले चला तुझे मैं कनक। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ले चला तुझे मैं कनक, जो भिक्षुक लेकर, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर संभावना शब्द जो आया, ले चला तुझे मैं कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। आ गया समझ में कि जिन पंक्तियों में या जिन काव्य की पंक्तियों के अंदर संभावना शब्द होते हैं वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपका जो लास्ट अर्थ अलंकार है, आप इसको अपनी नोटबुक में साथ साथ में नोट करते जाइए। ठीक है, अब लास्ट आपका आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की डेफिनेशन क्या होगी? मैं आपको जब हिंदी रीड करवाती हूँ तो कई बार ऐसे बोलती हूँ कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार की डेफिनेशन होगी कि जड़ पर चेतन की क्रिया का जड़ पर चेतन क्रिया, या फिर ऐसा होता है कि चेतन क्रिया की भावना का आरोप किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। अब जड़ और चेतन क्या होते हैं? यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यानी जो निर्जीव है लेकिन उनको क्या दिखाया, ऐसी ऐसी बातें बताना या उनको ऐसा ही उनका एक्सप्लेन करना जिससे क्या हो जाए, वो सजीव रूप में दर्शाए जाएं, उनको क्या बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। तो आप उनकी इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? जड़ पर चेतन की क्रिया, या जड़ पर, जड़ को आप क्या लिख सकते हो? निर्जीव भी लिख सकते हो। ठीक है, जड़ पर चेतन की क्रिया, चेतन को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे सजीव लिख सकते हो। चेतन की क्रिया या भावना का आरोप किया जाना, भावना का आरोप किया जाना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे 9th क्लास में कई ऐसे पद्यखंड में ऐसे लेसन आए हैं जिनमें क्या है? मानवीकरण अलंकार है। जैसे मैंने आपको एक पोएम भी रीड करवाई थी, मेघ आए बड़े बन ठन के। ठीक है, एग्जाम्पल, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। तो यहाँ पे क्या था? मेघ को क्या बताया गया है? वहाँ पर एक मेघ रूपी अतिथि के रूप में दर्शाया गया है, मेघ रूपी मेहमान के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेघ क्या है? एक जड़ है, एक निर्जीव है, तो उनको क्या बनाया गया है? उसको सजीव रूप दिखाया गया है, सजीव का आरोप किया गया है उसके ऊपर, क्योंकि मेघ कभी बन ठन के और संवर के नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मेघ को मेघ रूपी मेहमान बताया गया है।
एक आपके और भी लेसन है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हरे रंग का ठिगना चना आए बांधे मुरेठे सिर पर। अब जो हरे रंग का चना है वो क्या होता है, सिर पे क्या है, मुकुट नहीं बांध सकता या पगड़ी नहीं बांध सकता, लेकिन फिर भी हरे रंग के चने को दूल्हा बनाकर और उसके ऊपर पगड़ी बांधी गई है। तो ये जो काव्य की जो पंक्तियां होती हैं उनमें कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो अब आपको ये जो सारे अलंकार हैं वो मैंने अच्छे से रीड करवा दिए हैं, ठीक है। अच्छे से इनकी डेफिनेशन लिखवाई है, एग्जाम्पल लिखवाए हैं, तो आप क्या करोगे, एक बार फिर से इनकी रीडिंग करोगे, ठीक है। सो टुडे योर होमवर्क, राइट अलंकार इन पेयर नोटबुक। ओके, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब जो भी आपको डाउट हो वो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो। थैंक यू।